स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही मैं कहूँगी कि अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं, हार्ट फेलियर यानी हृदय की विफलता। हमारे पास जो जानकारी है वो क्लिनिकल नज़रिए से काफ़ी विस्तृत है, जिसमें इसके लक्षण, अलग अलग प्रकार और ये शरीर के अंदर कैसे काम करता है, ये सब शामिल है। तो इस चर्चा का मकसद सिर्फ परिभाषा बताना नहीं है, बल्कि हार्ट फेलियर की पहेली को सुलझाना है। ये असल में क्या बला है, इसके मुख्य रूप क्या है और सबसे ज़रूरी ये हमारे शरीर पर किस तरह असर डालता है। तो चलिए इस उलझन को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल, हार्ट फेलियर का ठीक ठीक मतलब क्या होता है? अक्सर लोग ऐसे हार्ट अटैक समझ लेते हैं, क्या ये वही है? हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन देखिए, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दो अलग चीज़ें हैं। हार्ट अटैक में तो हृदय की मांसपेशियों को खून पहुंचाने वाली धमनी में अचानक रुकावट आ जाती है, जबकि हार्ट फेलियर, जैसा कि जानकारी बताती है, वो एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। मतलब आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी स्थिति है जहां हृदय शरीर की ऑक्सीजन और पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने लायक पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप नहीं कर पा रहा है। आप सोचिए, जैसे एक पानी का पंप है, वो पूरे घर की जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पहुंचा पा रहा। अच्छा, पंप की तरह। जी। इसका नतीजा ये होता है कि या तो रक्त शरीर के अंगों में पीछे की तरफ जमा होने लगता है, जिसे हम कंजेशन कहते हैं, जैसे पाइपलाइन में पानी का बैकअप हो जाए, या फिर अंगों तक जरूरत के मुताबिक खून पहुंच ही नहीं पाता, जिसे लो परफ्यूजन कहा जाता है, यानी नलों में पानी का प्रेशर कम आ रहा है। दोनों ही सूरतों में समस्या हृदय की पंपिंग क्षमता में गड़बड़ी की है। अच्छा, तो ये पंप ठीक से काम नहीं कर रहा, और जब ऐसा होता है तो शरीर कैसे संकेत देता है? जानकारी में कुछ आम लक्षणों का जिक्र है, जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, हाँ, बहुत ज्यादा थकान, गर्दन की नसें फूलना और पैरों में वैसी सूजन के दबाने पर गड्ढा बन जाए। क्या ये लक्षण सीधे सीधे उस पंप फेलियर से जुड़े हैं? बिल्कुल। ये लक्षण सीधे तौर पर हृदय की कमजोर पंपिंग का ही नतीजा है। सांस में तकलीफ यानी डिस्निया और थकान इसलिए होती है क्योंकि शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, या फिर फेफड़ों में तरल जमा हो रहा है। गर्दन की नसें फूलना, जिसे जेवीडी कहते हैं, और पैरों में गड्ढे वाली सूजन, पिटिंग एडेमा, ये शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने और रक्त के हृदय की तरफ ठीक से वापस न लौट पाने के संकेत हैं। जानकारी में ये भी बताया गया है कि डॉक्टर जांच के दौरान कुछ और चीजें भी देख सकते हैं, जैसे S3 हार्ट साउंड। ये दिल की धड़कन के बीच एक अतिरिक्त धीमी आवाज होती है, जो अक्सर दिल के ठीक से फैल ना पाने का संकेत हो सकता है। या फिर फेफड़ों में रेल सुनना, ये सांस लेने पर चटकने जैसी आवाजें होती हैं, जो फेफड़ों में तरल भरने की वजह से आती हैं। ये सब मिलकर बताते हैं कि ये हृदय वाकई संघर्ष कर रहा है। अब जानकारी में दो मुख्य तरह के हार्ट फेलियर का जिक्र है, HFrEF और HFpEF। ये नाम थोड़े टेक्निकल लगते हैं और मुझे हमेशा इनमें कंफ्यूजन रहा है। जी हाँ, ये होता है। सुनने में काफी मिलते जुलते हैं, पर क्या इनमें कोई बड़ा फर्क है? क्या एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक होता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का फर्क समझना इलाज के लिए बहुत जरूरी है। चलिए इन्हें थोड़ा तोड़कर समझते हैं। HFrEF, इसका मतलब है हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब कमजोर पंपिंग क्षमता वाला हार्ट फेलियर। रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, यहाँ इजेक्शन फ्रैक्शन वो पैमाना है जो बताता है कि हृदय का बायां वेंट्रिकल हर धड़कन के साथ कितने प्रतिशत खून बाहर फेंकता है। सामान्य तौर पर यह 50-55% से ज्यादा होता है। HFrEF में हृदय की मांसपेशी कमजोर हो जाती है और ठीक से सिकुड़ नहीं पाती। नतीजतन इजेक्शन फ्रैक्शन घट जाता है, आमतौर पर 40% से कम। इसे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि समस्या हृदय के सिकुड़ने यानी सिस्टोल वाले फेज में है। अच्छा, सिस्टोलिक। जी। और जैसा स्रोत बताता है, इसके आम कारण हार्ट अटैक से हुई क्षति या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकते हैं। दूसरी तरफ है HFpEF, यानी हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। यहाँ प्रिजर्व्ड का मतलब है संरक्षित या सामान्य। प्रिजर्व्ड मतलब बचा हुआ या नॉर्मल? बिल्कुल। तो इस प्रकार में हृदय की सिकुड़ने की ताकत यानी इजेक्शन फ्रैक्शन सामान्य बनी रहती है, आमतौर पर 50% से ज्यादा। फिर भी हार्ट फेलियर है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ समस्या सिकुड़ने में नहीं,
बल्कि हृदय के फैलने में है, रिलैक्स होने में, खून भरने में। हृदय की मांसपेशी सख्त या मोटी हो जाती है, जिससे वो आराम से फैलकर पर्याप्त खून अपने अंदर भर नहीं पाती। इसे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं, क्योंकि दिक्कत हृदय के फैलने यानी डायस्टोल वाले फेज में है। डायस्टोलिक, ठीक है। और जानकारी के अनुसार इसका एक मुख्य कारण लंबे समय से चला आ रहा हाई ब्लड प्रेशर है, जिससे हृदय की दीवारें मोटी हो जाती हैं, LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल अलग कहानी हो गई। एक HFF में पंप में दम ही नहीं है, वो ठीक से खून फेंक नहीं पा रहा। सही। और दूसरे HFP में पंप में दम तो है, पर वो इतना सख्त हो गया है कि अगली बार फेंकने के लिए खून भर ही नहीं पा रहा। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे दो अलग-अलग गड़बड़ियां एक ही नतीजे तक ले जाती हैं, यानी हार्ट फेलियर। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दोनों ही स्थितियों में शरीर को जरूरत के मुताबिक खून नहीं मिल पाता, लेकिन हृदय के अंदर की असल समस्या और उसके कारण वो अलग-अलग होते हैं। और इसी फर्क की वजह से दोनों के इलाज का तरीका भी कुछ हद तक अलग हो सकता है। तो हमने समझा कि हार्ट फेलियर के ये दो मुख्य फ्लेवर हैं। एक में पंप कमजोर, दूसरे में दिल सख्त। अब ये देखते हैं कि क्या इस बात से भी फर्क पड़ता है कि दिल का कौन सा हिस्सा, दायां या बायां, ज्यादा प्रभावित है। चलिए पहले लेफ्ट साइडेड यानी बाएं हिस्से के फेलियर की बात करते हैं। स्रोत में इसके कुछ खास लक्षण बताए हैं, जैसे लेटने पर सांस फूलना, जिसे ऑर्थोपनिया कहते हैं। जी, ऑर्थोपनिया। या रात को सोते सोते अचानक सांस रुकने से जाग जाना, PND। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये लक्षण तब सामने आते हैं जब हृदय का बायां हिस्सा, खासकर लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन वाला खून भेजने का मुख्य इंजन है, अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। जब लेफ्ट वेंट्रिकल प्रभावी ढंग से खून आगे पंप नहीं कर पाता, तो खून पीछे की तरफ, मतलब फेफड़ों से आने वाली नसों, पल्मोनरी वेन्स में जमा होने लगता है। एक तरह का बैकलॉग समझिए। बैकलॉग फेफड़ों में? हाँ, इस बैकलॉग की वजह से फेफड़ों की खून की नलियों में दबाव, पल्मोनरी वीनस प्रेशर, वो बढ़ जाता है। जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो खून का तरल हिस्सा, प्लाज्मा, इन नलियों से रिसकर फेफड़ों की हवा वाली थैलियों, एल्वियोलाई में भरने लगता है। इसे ही पल्मोनरी एडिमा या फेफड़ों में पानी भरना कहते हैं। ओह! और यही सांस की तकलीफ का मुख्य कारण है। ऑर्थोपनिया यानी लेटने पर सांस का ज्यादा फूलना इसलिए होता है क्योंकि जब हम लेटते हैं तो शरीर के निचले हिस्सों से खून गुरुत्वाकर्षण के बिना आसानी से हृदय की ओर लौटता है। इससे फेफड़ों में पहले से बढ़ा हुआ दबाव और बढ़ जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लेटने पर प्रेशर बढ़ जाता है। जी, PND भी इसी से जुड़ा है। रात में सोते समय फेफड़ों में धीरे धीरे तरल जमा होता रहता है और एक सीमा के बाद व्यक्ति सांस की तीव्र कमी महसूस करके अचानक जाग जाता है। जानकारी में HF सेल्स, हार्ट फेलियर सेल्स का भी जिक्र है। ये असल में फेफड़ों में मौजूद मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं, जिन्होंने रिसकर आए लाल रक्त कणों को खा लिया है और उनमें हीमोसिड्रिन जमा हो गया है। ये लंबे समय से फेफड़ों में खून जमा होने यानी क्रॉनिक पल्मोनरी कंजेशन का सबूत होते हैं। समझ गई। तो लेफ्ट साइड फेल होने पे फेफड़ों पर असर पड़ता है क्योंकि खून वहीं बैकअप होता है। अब अगर राइट साइडेड यानी दाएं हिस्से का फेलियर हो तो क्या होता है? जानकारी में इसके लक्षण दिए हैं, जैसे लिवर का आकार बढ़ जाना, हाँ। कंजेस्टिव हेपेटोमेगेली, बिल्कुल। गर्दन की नसें फूलना, JVD, और पैरों या पेट में सूजन, पेरिफेरल एडिमा। इनका क्या कनेक्शन है? जब हृदय का दायां हिस्सा यानी राइट वेंट्रिकल, जिसका काम शरीर से आए हुए ऑक्सीजन रहित खून को फेफड़ों में पंप करना है, कमजोर पड़ जाता है, तो खून अब शरीर से हृदय में वापस आने वाली बड़ी नसों, सिस्टमिक वेन्स में ही जमा होने लगता है। इससे शरीर की नसों में केंद्रीय शिरापरक दबाव, सेंट्रल वीनस प्रेशर, बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब पूरी बॉडी के सिस्टम में प्रेशर बढ़ गया। हाँ, बिल्कुल। इस बढ़े हुए दबाव के कई प्रभाव दिखते हैं। गर्दन की नसें, जुगुलर वेन्स, स्पष्ट रूप से फूली हुई दिखती हैं, JVD, क्योंकि उनमें खून का दबाव ज्यादा है। लिवर में खून जमा होने लगता है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है, कंजेस्टिव हेपेटोमेगैली। जानकारी में इसे नटमेग लिवर जैसा दिखने वाला बताया गया है, क्योंकि लंबे समय तक कंजेशन रहने पर लिवर को काटने पर उसकी सतह जायफल, नटमेग जैसी धब्बेदार दिख सकती है। नटमेग लिवर, इंटरेस्टिंग। जी, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ये अतिरिक्त तरल पदार्थ शरीर के निचले हिस्सों जैसे पैर, टखने और कभी-कभी पेट, असाइटिस या पीठ के निचले हिस्से में जमा होकर सूजन यानी पेरिफेरल एडिमा पैदा करता है। जानकारी में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर
अक्सर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के कारण होता है। क्या ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है? हाँ, ज्यादातर मामलों में यही होता है। ये सबसे आम कारण है। सोचिए, जब लेफ्ट साइडेड फेलियर की वजह से फेफड़ों में दबाव बढ़ता है, जिसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, तो राइट वेंट्रिकल को उस बढ़े हुए दबाव के खिलाफ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो खून को फेफड़ों में भेज सके। हाँ, जाहिर है। समय के साथ ये अतिरिक्त बोझ राइट वेंट्रिकल को भी थका देता है और कमजोर कर देता है, जिससे फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है। तो हाँ, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट ही है, जहाँ एक हिस्से की समस्या दूसरे हिस्से को प्रभावित करती है। मतलब लेफ्ट की प्रॉब्लम राइट को भी ले डूबती है। अक्सर। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि कभी-कभी राइट साइडेड हार्ट फेलियर फेफड़ों की अपनी किसी बीमारी जैसे COPD या पल्मोनरी फाइब्रोसिस या फेफड़ों की धमनियों में सीधे उच्च रक्तचाप के कारण भी हो सकता है, बिना लेफ्ट साइडेड फेलियर के। इस खास स्थिति को, जब राइट साइडेड फेलियर फेफड़ों की समस्या के कारण हो, उसे कॉर पल्मोनाले कहा जाता है। कोर पल्मोनेल, ठीक है। तो हमने हार्ट फेलियर के प्रकार और उसके साइज के असर को समझा। अब एक बहुत ही रोचक पहलू पर आते हैं, जिसका जिक्र स्रोत के फ्लो चार्ट में है, कि जब हार्ट फेलियर होता है तो हमारा शरीर खुद कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये थोड़ा जटिल लग रहा है। हाँ, ये पैथोफिजियोलॉजी वाला हिस्सा थोड़ा जटिल है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। देखिए, जब हृदय का आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, CO यानी 1 मिनट में पंप होने वाले खून की मात्रा कम होती है, तो शरीर इसे एक इमरजेंसी सिग्नल की तरह लेता है। शरीर को लगता है कि जरूरी अंगों तक खून नहीं पहुंच रहा, इसलिए वो स्थिति को संभालने के लिए कुछ जवाबी कदम उठाता है। इसे न्यूरोह्यूमरल एक्टिवेशन कहते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स का सक्रिय हो जाना। न्यूरोह्यूमरल एक्टिवेशन। जी, मुख्य रूप से 2 बड़े सिस्टम हरकत में आते हैं। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS, जो फाइट या फ्लाइट वाला सिस्टम है। ये कैटेकोलामीन्स जैसे एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन नाम के केमिकल रिलीज करता है। दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, RAAS। ये सिस्टम एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरॉन जैसे शक्तिशाली हार्मोन बनाता है। इनके अलावा एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH भी ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। ओके, SNS और RAS। हाँ, अब ये सारे हार्मोन और नर्वस सिग्नल मिलकर क्या करते हैं? कैटेकोलामीन्स दिल की धड़कन को तेज करते हैं और हृदय की मांसपेशियों के सिकुड़ने की ताकत, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ताकि जो भी खून है वो ज्यादा तेजी से और ज्यादा जोर से पंप हो। एंजियोटेंसिन 2 खून की नलियों को सिकुड़ता है, वाज़ोकंस्ट्रिक्शन करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बना रहे और अंगों तक खून पहुंचता रहे। एल्डोस्टेरॉन और ADH किडनी को शरीर में नमक और पानी रोकने का सिग्नल देते हैं, जिससे खून का कुल आयतन, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये सब मिलकर कम हुए कार्डियक आउटपुट की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। वाह, तो शरीर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है स्थिति को संभालने की। लेकिन फ्लो चार्ट में एक शब्द है, डिलेटीरियस कार्डियक रीमॉडलिंग, यानी हानिकारक कार्डियक रीमॉडलिंग। इसका मतलब क्या ये है कि शरीर की ये मदद लंबे समय में नुकसान पहुंचाती है? ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, यही हार्ट फेलियर की कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है, आप कह सकते हैं। शुरुआत में ये सारे जवाबी कदम, ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स वाकई जीवन बचाने वाले हो सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर बनाए रखते हैं और दिमाग, किडनी जैसे जरूरी अंगों तक खून पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये सिस्टम महीनों और सालों तक लगातार सक्रिय रहें तो क्या होगा? तो दिल पर बोझ बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली। लगातार तेज धड़कन, ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी और संकुचित रक्तवाहिकाएं, ये सब हृदय पर काम का बोझ, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। थके हुए दिल को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शरीर में जो अतिरिक्त नमक और पानी जमा हुआ है, उससे खून का आयतन बढ़ जाता है, जो दिल पर और ज्यादा खिंचाव डालता है, प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों। इस निरंतर तनाव और बोझ के कारण हृदय की मांसपेशियां और उसकी संरचना में स्थायी और हानिकारक बदलाव आने लगते हैं। इसी को कार्डियक रीमॉडलिंग कहते हैं। ओह, रीमॉडलिंग मतलब स्ट्रक्चर में बदलाव। हाँ, इसमें हृदय की दीवारें मोटी और सख्त हो सकती हैं, जिसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं, या हृदय के चेंबर फैलकर बड़े और पतले हो सकते हैं, डायलेशन। ये बदलाव हृदय को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि उसकी पंपिंग क्षमता को और भी कमजोर कर देते हैं। साथ ही शरीर में जमा हुआ अतिरिक्त तरल पदार्थ ही सूजन और सांस फूलने जैसे लक्षणों को और बढ़ाता है। तो जैसा आपने कहा, जो तंत्र शरीर ने अपनी रक्षा के लिए शुरू किया था, वही लंबे समय में बीमारी को और बिगाड़ने का कारण बन जाता है।
एक तरह का दोस्ताना हमला है। हाँ, कह सकते हैं, जहाँ शरीर की अपनी प्रतिक्रिया ही दुश्मन बन जाती है। ये समझना तो वाकई आंखें खोलने वाला है कि शरीर की मदद करने की कोशिश ही कैसे उल्टी पड़ सकती है। अच्छा, तो जब स्थिति इतनी जटिल है तो इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है? जानकारी में इलाज के लिए कुछ दवाओं के वर्गों का उल्लेख है। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि ये दवाएं कैसे काम करती हैं? जी हाँ, स्रोत में खासकर HRFF यानी कमजोर पंपिंग वाले सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मुख्य दवाओं का जिक्र है। इनका लक्ष्य सिर्फ लक्षणों को कम करना नहीं, बल्कि बीमारी की प्रगति को धीमा करना और मृत्यु दर को घटाना भी है। अच्छा, मतलब ये बीमारी को बढ़ने से भी रोकती हैं। जी, यही कोशिश होती है। इनमें प्रमुख हैं वो दवाएं जो उन हानिकारक न्यूरोह्यूमरल सिस्टम्स को ब्लॉक करती हैं जिनकी हमने बात की, जैसे एस इनहिबिटर्स हैं, जैसे रैमिप्रिल, एनालाप्रिल, और ARBs हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे लॉसार्टन, वॉल्सार्टन। ये दोनों शक्तिशाली RAAS सिस्टम को बाधित करते हैं। फिर एक नई श्रेणी है ARNI, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेप्रिलिसिन इनहिबिटर्स, जैसे सिकोबिट्रिल, वॉल्सार्टन। ये RAAS को ब्लॉक करने के साथ साथ शरीर के अपने फायदेमंद पेप्टाइड्स को भी बढ़ाती है। बीटा ब्लॉकर्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे मेट्रोप्रोलॉल, कार्वेडिलॉल, बिसोप्रोलॉल। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS के हानिकारक प्रभावों को कम करते हैं, जैसे तेज धड़कन और हृदय पर तनाव। हालांकि जैसा स्रोत में चिताया गया है, अगर हार्ट फेलियर के लक्षण अचानक बहुत बिगड़ जाएं, एक्यूट डिकॉम्पेंसेशन हो, तो बीटा ब्लॉकर्स को शुरू करने या उनकी डोज बढ़ाने में बहुत सावधानी बरतनी होती है। अच्छा, ये ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ। फिर है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट्स, जैसे स्पिरोनोलैक्टोन, एप्लेरेनोन। ये RAAS के अंतिम हिस्से यानी एल्डोस्टेरोन के असर को रोकते हैं, जो नमक पानी जमा करने और फाइब्रोसिस मतलब हृदय के सख्त होने में भूमिका निभाता है। इनके अलावा लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए डायूरेटिक्स दी जाती हैं, यानी पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं। हाँ, वाटर पिल्स जिन्हें कहते हैं। और सांस की तकलीफ को कम करती हैं, लेकिन ये सीधे मृत्यु दर पर असर नहीं डालती। कुछ खास मरीजों में हाइड्रालाजीन और नाइट्रेट्स का कॉम्बिनेशन भी फायदेमंद हो सकता है, खासकर उन लोगों में जो AC इनहिबिटर या ARB नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया। तो दवाओं का लक्ष्य उन हानिकारक प्रतिक्रियाओं को रोकना है जो शरीर खुद शुरू करता है, और साथ ही लक्षणों से राहत दिलाना है। तो ये थी हार्ट फेलियर पर हमारी आज की काफ़ी गहरी बातचीत। हमने समझा कि ये सिर्फ दिल का कमज़ोर होना नहीं, बल्कि एक जटिल सिंड्रोम है। हमने इसके दो मुख्य प्रकार HFrEF कमज़ोर पंप और HFpEF सख्त दिल के बीच का अहम फ़र्क जाना। जी। हमने देखा कि कैसे दिल के बाएं या दाएं हिस्से के फेल होने पर अलग-अलग लक्षण उभरते हैं और क्यों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने समझा कि कैसे शरीर की अपनी रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं ही लंबे समय में स्थिति को बिगाड़ सकती हैं। बिल्कुल। और यही समझना जरूरी है कि हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, बल्कि उन अंदरूनी प्रक्रियाओं को संबोधित करना है जो हृदय को नुकसान पहुंचा रही हैं। हर प्रकार और हर मरीज की स्थिति अलग होती है, इसलिए सही निदान और व्यक्तिगत इलाज योजना बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जानने के बाद कि हार्ट फेलियर कितना जटिल हो सकता है और शरीर की प्रतिक्रियाएं कैसे इसे बढ़ा सकती हैं, क्या आपको लगता है कि शुरुआती संकेतों जैसे बेवजह थकान या सांस फूलना को गंभीरता से लेना और समय पर डॉक्टर से सलाह लेना कितना जरूरी है? और क्या जीवन शैली में बदलाव जैसे नमक कम खाना, वजन नियंत्रित रखना, नियमित व्यायाम करना इस स्थिति को रोकने या इसके प्रबंधन में मदद कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।